नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। देश में अब तक 102 लाख टन गेहूं की खरीद, केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने दी जानकारी। इस साल 407 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य। रबी की फसलों की खरीद को लेकर कांग्रेस का हरियाणा सरकार पर निशाना, कहा किसानों से गेहूं खरीद की मंशा नहीं, इसलिए बार बार बदल रहा है किसानों को भुगतान का नियम। किसानों से कर्ज वसूली 1 साल तक टालने के लिए रिजर्व बैंक को लिखेगी महाराष्ट्र सरकार। लॉकडाउन के चलते कर्ज माफी में हो रही है देरी, सरकार की कोशिश किसान बैंक से ले सके नया कर्ज। एमपी के मंदसौर में अफीम की खेती करने वाले किसान परेशान, लॉकडाउन के चलते अभी तक नहीं शुरू हो पाई खरीद, किसानों को सता रहा घाटा लगने का डर। बुलेटिन में सबसे पहले बात न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की। लॉकडाउन के बीच किसानों से गेहूं की खरीद जारी है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक 26 अप्रैल तक 88 लाख टन से ज्यादा गेहूं की खरीद हो चुकी है। हालांकि केंद्रीय खाद्य मंत्री ने 27 अप्रैल तक 102 लाख गेहूं खरीद जाने की जानकारी दी है। सरकार ने 2020-21 में 10 करोड़ 62 लाख टन गेहूं पैदा होने का अनुमान लगाया है, लेकिन इसमें 4 करोड़ 7 लाख टन यानी 407 लाख टन गेहूं खरीदने का ही लक्ष्य रखा है। अब सवाल है कि किसान बाकी का 650 लाख टन गेहूं कहां पर बेचेंगे? क्या उसे इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल पाएगा? पंजाब में 15 अप्रैल से शुरू हुई खरीद के तहत अब तक मंडियों में करीब 49.5 लाख टन गेहूं पहुंचा है। इसमें से करीब 47.5 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। राज्य सरकार ने इस दौरान 4100 खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद के लिए किसानों को 7 लाख से ज्यादा कर्फ्यू पासेस जारी किए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद किसानों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें वक्त पर कर्फ्यू पासेस नहीं मिल रहे हैं, जबकि बारिश ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। इससे नाराज किसानों ने बीते हफ्ते तरनतारन में मंडी गेट के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रशासन पर कर्फ्यू पास जारी करने में किसानों से भेदभाव करने का आरोप लगाया है। पंजाब में किसान वातावरण फैली हुई है, मंडियों में बहुत परेशानियां किसानों को आ रही है। उनकी पास प्रणाली पूरी तरह फेल हो चुकी है। मंडियों में कणक लिया के बेचने में किसानों को बड़ी परेशानी आ रही है। फिर इन्होंने हुण तो नवी पॉलिसी बनाने की गल कर रहे हैं भी एक दिन च एक पिंड के किसान मंडी च आण के कणक तलाउणगे। वो भी इन्हां दा पूरी तरह जिहड़ी धरातल दे उत्ते लागू नहीं होगी, वो क्योंकि जमीनी कीमतां नाल वो मेज ही नहीं खाती। वहीं बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में किसानों से गेहूं की खरीद सरकार के बार बार बदलते आदेशों में उलझती दिखाई दे रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने खट्टर सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के गठन के बाद 52 साल में पहली बार गेहूं खरीद में किसान आढ़ती की इतनी दुर्दशा और गड़बड़ झाला हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से 27 अप्रैल तक हरियाणा में 21 लाख टन गेहूं की खरीद हो पाई है, जो कि पिछले साल इस तारीख तक 91 लाख टन थी। कांग्रेस ने इसके लिए सरकारी खरीद के भुगतान में बार बार किए जा रहे बदलावों को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल राज्य सरकार ने 13 अप्रैल को आढ़तियों के जरिए किसानों को भुगतान करने की जगह सीधे किसानों के खाते में सरकारी खरीद का पैसा डालने का फैसला किया। इस पर आढ़तियों ने हड़ताल शुरू कर दी। इससे नाराज होकर सरकार ने पंचायत और किसान उत्पादक समूहों यानी एफपीओज के जरिए खरीद करने का फैसला लिया, लेकिन इस आदेश को भी वापस ले लिया। फिर 24 अप्रैल को केंद्र सरकार ने डायरेक्ट ऑनलाइन भुगतान का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद 27 अप्रैल को खट्टर सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया कि सारा पैसा डायरेक्ट खातों में भेजा जाएगा। इसके बाद राज्य में कहा जा रहा है कि 29 अप्रैल को गेहूं की खरीद नहीं की जाएगी। इसका कारण बताया जा रहा है कि जिस तरह से भारी बारिश हुई है, उसकी वजह से मंडियों में गेहूं पड़ा हुआ है, भीग रहा है और पहले उसके इंतजाम किए जाएंगे, उसको उठाकर सही जगह पर रखा जाएगा, इसलिए 1 दिन का वक्त लगेगा।
खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी की जोड़ी की नीति और नियत में खोट है। जो सरकार 9 दिन में 6 बार यू टर्न ले, 6 बार अपना निर्णय बदले, जैसा मैंने कागजात के साथ आपको साबित किया है, ये सरकार की मंशा ही गेहूं खरीद की है ही नहीं। सच्चाई ये है। हालांकि बेमौसम बरसात के चलते गेहूं की क्वालिटी पर असर पड़ा है। इसकी वजह से किसानों का गेहूं अमानक बताकर उसे खरीदने से इनकार करने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को किसानों की फसल अस्वीकृत न करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन किसान नेता केदार शंकर सिरोही ने इस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि होशंगाबाद और मालवा में क्वालिटी के आधार पर किसानों की फसलों को अस्वीकृत किया जा रहा है। गेहूं की खरीद में सबसे ज्यादा शिकायत नमी की मात्रा ज्यादा होने की आ रही है। किसानों की शिकायत है कि उनका गेहूं सूखा होने के बावजूद ज्यादा नमी बताकर खरीदने से इनकार किया जा रहा है। इसके पीछे नमी जांचने में गड़बड़ी को वजह माना जा रहा है। ये वीडियो किसान नेता रमनदीप सिंह मान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसके मुताबिक मॉइस्चर इंडिकेटर में 100 ग्राम गेहूं डालने पर 11% नमी बताता है, लेकिन इसमें अगर 120 ग्राम गेहूं डाला जाए तो नमी का स्तर बढ़कर 13% हो जाता है और इस आधार पर किसान का गेहूं खरीदने से इनकार कर दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को कर्ज वसूली से राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करने का फैसला किया है। सोमवार को सरकार ने फैसला किया कि वो आरबीआई से इस बात का अनुरोध करेगी कि राज्य में कर्ज और ब्याज की वसूली को 1 साल के लिए टाल दिया जाए। दरअसल राज्य सरकार ने किसानों का अप्रैल 2015 से लेकर मार्च 2019 के बीच का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का फैसला किया था। सरकार ने इसके लिए 29,73,000 किसानों की सूची तैयार की थी, लेकिन इसमें 11,59,000 किसानों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार ने लॉकडाउन और इससे बने आर्थिक हालात को वजह बताया है। माना जा रहा है कि अगर सरकार के अनुरोध पर आरबीआई राहत दे देती है तो किसानों को खरीफ और अगले रबी सीजन के लिए बैंक से कर्ज लेने की सुविधा मिल जाएगी। इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र में किसान सभा के प्रदेश सचिव अजित नावले जी जुड़ गए हैं। अजित जी, ये बताइए कि ये फैसला किसानों के लिए कितना लाभदायक होगा? इस फैसले में क्या आप कोई दिक्कत देख रहे हैं? किसानों के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। खरीफ सामने है। कोरोना के चलते पूरी जो ट्रांसपोर्टिंग यंत्रणा जो है वो ठप हो चुकी है महाराष्ट्र में, जिसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम किसानों को है। उसका परिणाम आने वाले खरीफ पे वैसे ही पड़ने वाला था। अभी जो खबर आ रही है जिसके चलते कर्जा माफी को भी टाल दिया गया है, तो इसका बहुत ही बुरा असर किसानों पे पड़ेगा। किसानों के अगर बैंक में पैसे नहीं होंगे तो वो अपनी अलग अलग चीजें जो बीज है, पेस्टिसाइड्स है, फंगिसाइड्स है और बाकी सारी चीजें हैं, खरीद के लिए वो खरीद नहीं पाएगी, जिसके चलते बहुत बड़ी मात्रा में खरीद का जो पूरा सीजन है वो प्रभावित होगा। बुआई बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी। मुझे आशंका है कि इसके चलते किसान तो प्रभावित होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में और पूरे देश में भी इसका असर फूड सिक्योरिटी पे भी पड़ेगा और जो अनाज की पैदावार है उस पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस पर तो सरकार का कहना है कि ये इसीलिए किया गया ताकि किसानों को फ्रेश लोन मिल सके। क्या आपको लगता है कि बैंक्स ऐसी स्थिति में उन किसानों को फिर से कर्ज दे पाएंगे? पहले ही सरकार की और बैंकों की ओर से इस प्रकार की चीजें आ रही है कि जिनको ऑलरेडी इससे पहले लोन वेवर किया गया था, कर्जा माफी की गई थी, उनको भी उनकी क्षमता के आधा कैपेसिटी तक ही कर्जा देने की बात बैंक कर रही थी। तो जिनको कर्जा दिया गया है उनको भी पूरा कर्जा फिर से नए साल के लिए सरकार नहीं दे रही, बैंक नहीं दे रहा। और अभी जो बातें आ रही है जिसके चलते अगर कर्जा माफी को टाल देते हैं तो वो अनक्वालिफाइड हो जाते हैं नया कर्जा लेने के लिए किसान, और फिर उनको भी नया पैसा नहीं मिलेगा। हमारा सुझाव ये रहेगा कि ये करने के साथ अगर सरकार हमारे बैंकों की कर्जों का पुनर्गठन अगर करती है, रिकंस्ट्रक्ट उन लोन को करती है,
और किसानों को पात्र करती है नया कर्जा लेने के लिए, तो इस मसले का कुछ हद तक समाधान ढूंढना आसान हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन की बात सरकार ने करनी चाहिए। जी, एक और बात बताएं कि जो पीछे ओलावृष्टि, बारिश और इस तरह की सारी दिक्कतें हुई महाराष्ट्र में, खासतौर से पहले सूखा पड़ा कुछ इलाकों में, फिर बारिश हुई, उसके बाद ये कोरोना का संकट, और अब स्थिति ये है कि ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें और कोरोना के संकट के बीच जो सप्लाई है वो बहाल नहीं हो पा रही है ठीक तरह से, खेतों में ही फसलें सड़ रही हैं। ऐसे में आप बीमा कंपनियों का किस तरह का रोल देखते हैं? जो बीमा कंपनियों से किसानों को पैसा आना चाहिए था मुआवजे के तौर पे, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। महाराष्ट्र में जो क्लेम सेटलमेंट की जो प्रक्रिया है वो बहुत बदतर है। ज्यादातर मराठवाड़ा और विदर्भ, जहाँ से सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं होती है, वहां पे ये क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को बहुत बुरी तरह से खराब कर दिया गया है, जिसके चलते किसानों को उनके नुकसान के पैसे नहीं मिल पाए थे। खरीफ के सीजन में लगभग 10 जिले ऐसे हैं जहां पे कोई कंपनी आगे नहीं आई, जिसके चलते किसानों को इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस नहीं मिल पाया था। 10 ऐसे जिले हैं और वो जिले भी मराठवाड़ा और विदर्भ से है जहां पे ज्यादा आत्महत्याएं होती है। केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह की मदद की दरकार है? राज्य सरकार का कहना है कि उनके खजाने में इतने रुपए नहीं है। पहले ही 2 लाख रुपए तक की जो कर्ज माफी की योजना थी उसमें 45 से 51 हजार करोड़ रुपए खर्च होने की बात सामने आई थी। अब इस कोरोना संकट के बीच पहले ही बहुत ज्यादा दबाव है खजाने पर। किस तरह से आप देखेंगे कि केंद्र और राज्य सरकार का तालमेल हो ताकि किसानों को राहत मिल सके? केंद्र सरकार एक प्रकार से इसमें पूरी राजनीति की ओर से देख रही है। ये कहने में कुछ मुझे हिचकिचाहट नहीं महसूस होती, क्योंकि राज्य सरकार का जो जीएसटी का हिस्सा है, बार बार मांगने पे भी केंद्र सरकार ने उनको नहीं दिया। अगर हम पैकेज देखते हैं केंद्र सरकार का, जरूर फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ किया है, कुछ जो गरीब तबके हैं उनको पेंशन की बात करी है। पिछले सप्ताह में अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ रुपए का कुछ वो पैकेज करेंगे और उद्योगों को राहत देंगे। तो सबको कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, लेकिन किसानों के बारे में एक सिंगल वर्ड भी ना नरेंद्र मोदी जी निकाल रहे हैं, ना केंद्र सरकार निकाल रहे हैं। तो एक प्रकार से किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उसका कारण ये हो सकता है कि उनका कहना है कि बहुत बड़ी तादाद में अनाज उनके गोदाम में पड़ा हुआ है, जिसके चलते कोई दिक्कत अनाज की आने वाले समय में नहीं आएगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक ने भी और संयुक्त राष्ट्र ने भी ये बड़ी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अनाज की बहुत बड़ी दिक्कत सामने आने वाली है, और एक प्रकार से अन्न संकट जिसे हम कहेंगे तो वो उभर के आएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अगर यहाँ का खरीद बर्बाद होता है, देश में खरीद ठीक से हम नहीं ले पाते किसान, तो भारत में भी ये अन्न संकट बहुत बुरी तरह से उभर के आएगा। केंद्र सरकार इसको ठीक से नहीं हैंडल कर रही है, किसानों को एक तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये इकोनॉमी के लिए भी, किसानों के लिए भी, और जिनको अनाज की जरूरत है उन सभी भारतीयों के लिए भी ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान सीमा से लगे इलाकों में मई में टिड्डियों के बड़े हमले का अनुमान है। इसे देखते हुए जैसलमेर का जिला प्रशासन सारी तैयारियां करने में जुट गया है। जिलाधिकारी का दावा है कि इस बारे में बीएसएफ, लोकस्ट कंट्रोल संगठन और कृषि विभाग के साथ मिलकर काम किया जा रहा है ताकि टिड्डियों को सीमा के रेगिस्तानी इलाके में ही खत्म किया जा सके। प्रशासन ने इसके लिए समय रहते कीटनाशक स्प्रे करने वाली मशीनों और कर्मचारियों को जुटा लेने का दावा किया है। इसके अलावा टिड्डी नियंत्रण केंद्र बनाने का भी आदेश दिया गया है। टिड्डी के बारे में ये फोरकास्ट है कि वापस मई के महीने में कुछ टिड्डी के अटैक्स होने की संभावना है। उसको देखते हुए हमने अभी जो एलसीओ विभाग है, जो हमारा कृषि विभाग है और रेवेन्यू के जो अधिकारी है, इनको आवश्यक जो भी संसाधन है वो जुटाने के लिए, साथ ही कंट्रोल रूम सेटअप करने के लिए, तो इसके लिए हमने उनको निर्देशित किया है।
मध्य प्रदेश के हरदा में मूंग की फसलों में इल्ली का प्रकोप लाइलाज बना हुआ है। किसान अपने स्तर पर जिन कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेअसर साबित हो रही हैं। किसान सरकार और कृषि विभाग से लगातार मदद की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई जिम्मेदार खेतों तक समस्या को देखने नहीं पहुंचा है। किसान कृषि विभाग पर सही जानकारी देने में देरी करने के आरोप लगा रहे हैं। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण अभी फसलों में बड़ी मात्रा में कीट व्याधि बड़ी मात्रा में लग रही है, पर बड़ी शर्म की बात है कि जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होते हुए भी उनके अधिकारी खेतों तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसके लिए जिला कलेक्टर और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को बारंबार 8 से 10 दिन से हम लोग सूचना दे रहे हैं, पर वो अभी तक खेतों में नहीं पहुंच रहे हैं। और ये बड़ी कहने में बड़ी शर्म आ रही है कि जिले में कृषि मंत्री के होते हुए भी इन अधिकारियों पर कोई लगाम नहीं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं डॉक्टर AK सिंह, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं ICAR के। AK सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान बुलेटिन में। ये खबर आई है किसान जो हैं मूंग की फसल में इल्लियां लग गई हैं। उनका कहना है कि मौसम के उतार चढ़ाव के चक्कर में इस तरह की परेशानी सामने आ रही है। सबसे पहले समझना चाहेंगे कि इसका समाधान क्या है। किसान भाइयों को नमस्कार और आपको भी इस चैनल से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब मूंग की फसल जब बुआई करते हैं, आजकल बहुत सारी प्रजातियां आ गई हैं जो 60 से 65 दिन में पक जाती हैं, लेकिन लगाने के तुरंत बाद ही कुछ कीड़ों का प्रकोप होता है जो कि कई बार फसल को एकदम से समाप्त कर देते हैं। उसके बाद से एक और 30-35 दिन के बाद समय आता है जबकि कीड़े लगते हैं, तो 2 बार जो कीटनाशक हैं उनके छिड़काव की बात कही जाती है, बार बार उनके सुरक्षित उत्पादन के लिए। और इसलिए भी मैं ये सुझाव दूंगा कि यदि यही छिड़काव न किया उन्होंने तो कीटनाशक जो मिलते हैं आसपास बाजार में, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके उस कीटनाशक को खरीदें और उसका छिड़काव करेंगे तो नियंत्रण पा सकते हैं। सर, उनकी शिकायत ये भी है कि 8-10 दफा कृषि विज्ञान केंद्र में वो अपनी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी दौरा करने नहीं आया है क्योंकि कोरोना का संकट है, इसलिए उन पर दोहरी मार पड़ रही है। देखिए, लॉकडाउन का टाइम था, इस समय दौरे भी तो सबके रुके हुए थे, लेकिन जो सलाह है वो जरूर कृषि विज्ञान केंद्र तुरंत बता सकता है उनको। और इस समय दुकानें भी खुली हुई है जगह जगह, जो कृषि रसायनों की है, कृषि यंत्रों की है, सरकार ने उसमें छूट दी है, तो वो सलाह लेकर के उसका छिड़काव कर देंगे और जरूरत हो तो उसका वीडियो भी कृषि विज्ञान केंद्र को भेज देंगे। मैं इसके लिए अभी संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी से बोलूंगा। मुझे यदि नंबर प्राप्त होता है तो मैं बात करा दूंगा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से और उनको उचित सलाह मिल जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और ये आश्वासन के लिए। और हम आशा करते हैं कि आपको नंबर उपलब्ध कराएंगे, तो जैसे ही आपको नंबर मिलेगा ये संपर्क साधना आसान हो जाएगा और वो तुरंत इस पर अपनी राय भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू। एक तो लॉकडाउन के चलते मजदूर न मिलने से फसलों की कटाई में देरी हो रही है, ऊपर से बेमौसम बारिश खेतों में खड़ी फसल को खराब कर रही है। स्क्रीन पर आपके सामने यूपी के 2 जिलों की तस्वीरें हैं। 600 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले इन दोनों जिलों के किसानों का एक ही जैसा हाल है। दोनों जगह के किसान मौसम की मार के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। किसानों की माने तो इस बारिश से खेतों में खड़ी गेहूं की 40% फसल खराब हो चुकी है। ऐसे में जिंदगी की गाड़ी चलती रहे, इसके लिए किसान अब सरकार से मदद देने की मांग कर रहे हैं। लाख कतरित रहे तो वो लाखों नहीं कतर गए। इतना आंधी तूफान आवा कि पूरा गेहूं भीग गया। जन मजदूर कहीं मिलते नहीं, लॉकडाउन की वजह है। अब क्या करें साहब, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। भैया, गेहूं मेरा खराब हो गया है, मेरी फसल खड़ी हुई है, अभी मेरा भूसा भी आधे से ज्यादा खराब हो गया, सब पड़ा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से मुझे लेबर नहीं मिली, इसकी वजह से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। लॉकडाउन की वजह से ना तो मजदूर मिलता है, ना तो यंत्र मिलते हैं कतरने के लिए। जिससे बात की जाती है तो वो कहता है लॉकडाउन है भैया, कहाँ जाए। इस वजह से जो है किसानों को काफी नुकसान हो गया फसल पर। काफी सर्वे में पाया गया है कि अभी कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, कहीं भी फसल का इतना नुकसान नहीं हो उसको सहायता दे हो। विशेष सर्वे के बाद जैसी सूचना आएगी उसको अपडेट किया जाएगा।
कहीं पर भी पशु या जनहानि कोई नहीं हुई। इस बारिश से किसान तो बिल्कुल बर्बाद हो गया जी। बिल्कुल जितना भी गेहूं कटा पड़ा था, जितना गेहूं तैयार था, सारा पानी में डूब गया जी। पानी में डूब गया बिल्कुल। अच्छा, जैसे आज ये बारिश हुई है और अनुमान लगाया जा रहा था, कितना गेहूं कटा पड़ा हुआ होगा लोगों का? बहुत काफी गेहूं कटा पड़ा था साहब, बहुत। वैसे तो गेहूं निकल ही बहुत कम रहा था, लेकिन इस बारिश ने जो है बिल्कुल किसान का सत्यानाश कर। मौसम के इस उठापटक के बीच किसान फसलों को काटने में जुटे हैं, लेकिन मजदूरों की कमी इसमें बड़ी चुनौती बन रही है। डर है कि अगर फसल नहीं कटी तो घर परिवार और जिंदगी का कारोबार कैसे चलेगा। हाथों में दराती, चेहरे पर महामारी का खौफ और पेट भरने की चुनौती। देश के ज्यादातर हिस्सों में मजदूर तबके के सामने फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। यही वजह है कि महामारी के इस दौर में भी ये मजदूर घरों में रहने की बजाय खेतों में काम करने को मजबूर हैं। देखिए, डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, किसानों के लिए फसल बाड़ी सब कुछ है जी। इसके लिए किसानों के पास तो और कोई रास्ता भी नहीं है। सर, डर तो सभी को लगता है, हमें भी लगता है, लेकिन मजबूरी है। नहीं काटे तो फसल ऐसी कैसी रह जाएगी, खाएंगे क्या? राशन के लिए तो करना ही पड़ता है। बताओ। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी ये खेतीहर मजदूर सुबह से ही खेतों का रुख करना शुरू कर देते हैं। यूं तो खेतों में गेहूं और गन्ने जैसी फसलों की कटाई का काम हर सीजन में होता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से मजदूरों के सामने काम के साथ साथ खुद को इस संक्रमण से बचाए रखने की चुनौती भी है। वो भी तब जब इस बीमारी से बचने के लिए इन लोगों के पास सुरक्षा उपकरण और जानकारी की कमी है। बहरहाल हालात चाहे जो भी हो, लेकिन इस वक्त भी ये किसान और मजदूर अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। जी, डर तो लगे है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है गरीब आदमी की, तो किसानों की तो मजबूरी है। इसीलिए तो बच्चे क्या खाएंगे अगर किसान नहीं काटेंगे तो, और आम जनता क्या खाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि इन लोगों पर न सिर्फ परिवार बल्कि देश का पेट भरने की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इन लोगों तक कोरोना के बचाव की जानकारी और सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए, ताकि कोरोना के खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। दिल्ली हाईकोर्ट ने गरीबों को राशन मुहैया कराने के निर्देश जारी किए हैं। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि राशन की सभी दुकानें पूरे हफ्ते खोली जाएं और हर जरूरतमंद को राशन दिया जाए, उसके पास चाहे राशन कार्ड हो या ना हो। अदालत ने सरकार को एसडीएम के जरिए हर राशन दुकान से अनाज के वितरण पर नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ शिकायतों को सुनने और उनके निपटारे की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए भी कहा है। ये जनहित याचिका दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान नाम के एक एनजीओ ने लगाई थी। इसमें सरकार से ये सुनिश्चित करने की मांग की गई थी कि सभी को राशन दिया जाए, ताकि लॉकडाउन के दौरान पहचान पत्र या राशन कार्ड ना होने से किसी को भी भूखा ना सोना पड़े। लॉकडाउन के चलते अनाज और फल सब्जियां उगाने वाले किसान ही नहीं परेशान हैं, बल्कि अफीम की खेती करने वालों को भी मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। इन किसानों के लिए ये लॉकडाउन दोहरी मार साबित हो रहा है। देखिए कैसे। ये अफीम के खेत हैं, जिसका दर्द को दूर भगाने वाली दवाओं में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे उगाने वाले लॉकडाउन के दर्द से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अफीम अभी तक किसानों के पास ही पड़ी है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते नारकोटिक्स विभाग ने तौल नहीं शुरू की है। हमें ये चिंता है कि अभी तक जो है भारत सरकार हर वर्ष अफीम ले लेती थी और अभी तक ये अफीम नहीं खरीदी गई है, तो अफीम कहीं कहीं खराब होने की स्थिति में हमको लग रहा है कि हमारा लाइसेंस, हमारे किसानों के मेरे ये चिंता की लकीर है कहीं लाइसेंस जो है कट नहीं जाए। ऐसी अफीम जो है इस प्रकार से हो गई है। मंदसौर में करीब 18,000 तो पूरे मालवा में लगभग 37,000 से ज्यादा किसान अफीम की खेती करते हैं। इसके लिए नारकोटिक्स विभाग किसानों को लाइसेंस देता है। इसकी बुआई के साथ ही अफीम की मात्रा और मानक दोनों तय हो जाते हैं। ऐसे में उपज के नुकसान या कमी की जवाबदेही भी किसानों पर ही होती है।
तौल में देरी होने से किसानों को खेतों में लगी अफीम सूखने तो घरों में पड़ी अफीम की क्वालिटी खराब होने का डर सताने लगा है। अब स्थानीय सांसद जल्द ही किसानों को राहत दिलाने की बात कर रहे हैं। अफीम ये वित्त मंत्रालय के अधीन रहता है और वित्त मंत्रालय अपने निर्देश समय समय पर जारी करता है, लेकिन कोविड-19 के चलते और चूंकि नोडल एजेंसी होम मिनिस्ट्री हो गया है, इसलिए वित्त मंत्रालय को अपनी सारी सिफारिशें होम मिनिस्ट्री में करनी है और मैं लगातार होम मिनिस्ट्री के संपर्क में हूं और उनके पत्र व्यवहार लगातार क्रमशः प्रगति पर हैं और मुझे भी भरोसा है कि अतिशीघ्र इसका कोई आदेश प्रसारित होगा। तौल में देरी होने से किसानों को नुकसान के साथ साथ ये डर भी सता रहा है कि कहीं अफीम कम होने पर उनका खेती का लाइसेंस रद्द ना हो जाए। मध्य प्रदेश के मंदसौर से अशोक परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस वक्त सब्जी, दूध, फल उगाने वाले किसान बेहद परेशान हैं। कुछ ऐसा ही हाल है बिहार के कटिहार इलाके में बुलेट मिर्च उगाने वाले किसानों का। देखिए ये रिपोर्ट। ये है बुलेट मिर्च, बिहार के कटिहार की पहचान। स्वाद में इस बेहद तीखी मिर्च को उगाने वाले किसानों की जिंदगी फिलहाल फीकी पड़ी है। सामान्य दिनों में इसकी अच्छी खासी मांग रहती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते खरीदार ही नहीं आ रहे हैं। कोरोना के दौर में सर पूरे बर्बाद है, परेशान ही परेशान है। ये जो गाछ जो देख रहे हैं टूटा हुआ सर, इसका जो है अगर नहीं तोड़ेंगे तो सर ये पौधा पूरे बर्बाद हो जाएगा और ये नहीं मार्केट नहीं के कारण ये टूट नहीं पा रहा है। इसको तोड़ के हल्का कर रहे हैं गाछ को, ताकि ये गाछ बचा रहे। मिर्च बिक नहीं रही है, इसलिए पौधों को बचाने के लिए किसानों को उसे तोड़कर फेंकना पड़ रहा है। कटिहार जिले में लगभग 80 एकड़ जमीन पर बुलेट मिर्च की खेती हो रही है। सर इसमें हम लोगों का लगभग अभी पर एकड़ जो है 20,000 रुपया से ऊपर का नुकसान है अभी फिलहाल का। सर लॉकडाउन तो ठीक है, लेकिन किसानों के लिए, खासकर सब्जी के किसानों के लिए कुछ सूद रियायत देना चाहिए। ये तो रही किसानों की परेशानी, इस पर प्रशासन का क्या दावा है वो भी सुनिए। किसान हमारे यहाँ भी आते हैं, कभी ट्रैक्टर के लेके, कभी कोई पैसा लेके, तो प्रखंड स्तर पर हम लोग तो पूरा छूट दे रहे हैं कि अपने किसी कार्य में और उनके उत्पादन या कहीं ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी बाधा ना है। दरअसल अधिकारी जो कह रहे हैं वो सरकार की योजना है और किसान जो कह रहे हैं वो जमीनी हकीकत, जो बताती है कि सरकारी योजनाओं और जमीनी हकीकत में हमेशा इतना ही फासला होता है। ऐसा ना होता तो किसानों की फसलों को बाजार आसानी से मिल रहा होता। बिहार के कटिहार से असद उर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी के साथ किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।